बचाओ, कोई है क्या? इस तूफान में मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, मैं नदी के बीच में फंस गई हूँ। अब तो नदी का पानी भी बढ़ रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पेड़ के पास खड़ी सावित्री छाता लिए चिड़िया से कहती है, चीख ले, जितना चीखना है। तेरे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर असर नहीं करेंगे। अगर तू इस नदी के पार से सुनहरी जड़ी बूटी नहीं लाई तो इस जंगल की तूफानी रात से भी ज्यादा बड़ा तूफान घर में खड़ा होगा। तुझे पता होना चाहिए कि सावित्री का हुक्म टाला नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास चिड़िया को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। बादल का बा और बिजली का भी, जो जंगल में भोजन की खोज के लिए निकले हुए थे, चिड़िया का शोर सुनकर एक डाल पर बैठ जाते हैं। बादल, वो देखो छोटी चिड़िया, आज तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। नदी का बहाव बहुत तेज है। देखना, वो छोटी चिड़िया तिनके की तरह बह जाएगी। खुद को बहुत सियानी समझती है। देखना, आज नहीं बच पाएगी। बिजली, वो मर जाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हम सच में इतना गिर गए हैं कि एक मासूम की जिंदगी का सौदा करे? चुप कर जा बुज़दिल। अगर वो रास्ते से हट गई तो सावित्री का सारा दाना और सारा खजाना हमारा होगा। बंटी तो पहले ही अपनी माँ का गुलाम है। इसे हम जैसे चाहेंगे नचाएंगे, बस तमाशा देखो। ऐसा कहते हुए बिजली का भी बादल को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेचारी तो वहाँ नदी में फंसी हुई थी। वो तो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। घर जाकर जब बिजली का भी सो जाती है तो बादल का पा चुपके से घर से निकलता है। वो तोते और कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ बादल, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते और कबूतर, चिड़िया को बचा लो, वो नदी के बीच में फंस गई है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बादल? तोते, मुझे लगता है बादल ठीक कह रहा है। मैंने कल शाम बिजली और चिड़िया की सास को नदी पर देखा था। जरूर वो वहाँ कोई जाल बिछा रही थी। कबूतर और तोते, तभी मेरी पत्नी खुश हो रही थी। तुम दोनों बंटी के पास जाओ और मैं चिड़िया के पास जा रहा हूँ, और बंटी को लेकर जल्दी से नदी के किनारे पहुँच जाना। ऐसा कहते हुए बादल का पा नदी की ओर उड़ जाता है। तोता और कबूतर बंटी के पास जाते हैं। बंटी, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। तुम्हारी माँ ने उसे जानबूझकर मौत के रास्ते पर भेजा है और बिजली के साथ मिलकर वहाँ नदी के पास एक जाल बिछाया था, जिसे तुम्हारी पत्नी नदी में फंस गई है। क्या तोते, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बताया है कि चिड़िया नदी के उस पार से उनके लिए एक जड़ी बूटी लेने गई है। तभी कबूतर कहता है, बंटी यार, वो जड़ी बूटी तो सिर्फ एक बहाना था इसे यहाँ से दूर भेजने के लिए, क्योंकि बिजली और तुम्हारी माँ का पहले से ही प्लान था चिड़िया को नदी में गिराने का। ठीक है कबूतर, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले अपनी माँ से पूछता हूँ। जब बंटी चिड़ा पीछे मुड़ता है तो उसकी माँ वहीं खड़ी थी। माँ, क्या तुमने कोमल को मौत के मुंह में भेजा है? मम्मा, मैं तो इसे सिर्फ जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि जंगल का तूफान इतना बढ़ जाएगा। मेरा इरादा इसे मारने का नहीं था। बंटी चिड़े की आंखों में आंसू थे। माँ, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से उड़ जाता है। नदी का पानी बारिश के कारण और बढ़ गया था। कोमल चिड़िया नदी में फंसी हुई रो रही थी। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं इन लहरों से और नहीं लड़ पाऊंगी। तभी बादल का पा आगे बढ़ता है। चिड़िया बहन, मुझे अपना पंख दो। मैं अपनी पत्नी की तरह बुरा नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो। बादल का पा चिड़िया को पकड़ने के लिए नीचे पानी में उतर। बिजली का भी वहाँ पहले से ही पहुँची हुई थी। हाय हाय माँ जी, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बहू बहुत लापरवाह है। इसने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई।
ताकि आपकी वो जड़ी बूटी ना लानी पड़े और आपको बदनाम कर सके। बादल कौवा आगे बढ़ता है और बिजली को धक्का देता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। माँ जी, आप और बिजली दोनों झूठ ही हैं। हम सबको आपकी सच्चाई का पता चल गया है। मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैं बिजली की साजिश को समझ गया था, पर कोमल बहन की चीखों ने मेरा दिल चीर दिया। माँ, आप बहुत बुरी हैं। आपने अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। बंटी, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं रास्ते से भटक गई थी। मैंने तेरे प्यार को नहीं समझा और अपनी ही अना को देखा। माँ, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आज के बाद मैं और कोमल इस घर में नहीं रहेंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी यही सजा है। आप अपने बेटे के प्यार के लिए तरसेंगी। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाकी सब पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल कौवा भी अपने घर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जाओ बिजली, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। तुमने भी तो एक चिड़िया के साथ यही करना चाहा। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम कोमल के साथ करना चाहती थी। बादल जी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी और अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। लेकिन बादल कौवा बिजली की एक बात नहीं सुनता और चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। फिर बिजली कभी रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। बिजली और सावित्री ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन आखिर में वो खुद बर्बाद होकर घर और सुकून से महरूम हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? अभी तक मेरे लिए ताज़ा मीठा फल नहीं लाई। लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। बस सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तभी कोमल चिड़िया मीठा फल लिए कांपते हुए वहाँ आती है। वो माँ जी, मैं मीठा फल ला ही रही थी कि रास्ते में एक जालिम चील मेरे पीछे पड़ गई। इसलिए कुछ देर झाड़ियों में छुपकर चील के जाने का इंतजार करने लगी। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी? और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है। और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कौवे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करे, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कौवे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी, ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच। आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल कौवा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ, बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कौवे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ। जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊं? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की
जान नहीं बचाना चाहता। हाँ हाँ माँ, मैं चाहता हूँ, अभी चाहता हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कौवे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल कौवा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कौवे की पूंछ वहीं रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कौवे के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गई? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे। उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल कौवा अपने घर चला जाता है। हाय हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाए हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल कौवा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली कौवी भी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाई जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कौवे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कौवे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा।
थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कभी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कभी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कभी बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है। मैं ऐसा करता हूँ, उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है
वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। जंगल में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कवि के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कवि शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है, बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ। बादल कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहाँ जाता है। अरे, ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है, वाइट एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कौवा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी।
बिजली कभी ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कभी वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आंखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद बिजली कभी के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन, बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कव्वा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए, मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे, और हाँ, गोते के दौरान काय काय करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाए। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना, ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कव्वा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कव्वे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कव्वा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काय काय बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कव्वा बिजली कभी को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कभी की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कभी पर डालती है और बिजली कभी की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे। आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी और तोते कबूतर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कभी गुस्से में बादल कभी के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है। तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे बादल, देखा तुमने, वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं।
हाँ बिजली, देखा तो है। वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी, तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का भी उड़ती हुई वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कवि और बादल कवि की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहां से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कवि आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो,
बिजली, देखा मेरा कमाल, उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कपों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कपों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर काफी चिड़िया के घर चले जाती हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कप्पा और बिजली कप्पी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कप्पों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बचाओ, कोई है क्या? इस तूफान में मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, मैं नदी के बीच में फंस गई हूँ। अब तो नदी का पानी भी बढ़ रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पेड़ के पास खड़ी सावित्री छाता लिए चिड़िया से कहती है, चीख ले, जितना चीखना है, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर असर नहीं करेंगे। अगर तू इस नदी के पार से सुनहरी जड़ी बूटी नहीं लाई तो इस जंगल की तूफानी रात से भी ज्यादा बड़ा तूफान घर में खड़ा होगा। तुझे पता होना चाहिए कि सावित्री का हुक्म टाला नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास चिड़िया को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। बादल कप्पा और बिजली कप्पी जो जंगल में भोजन की खोज के लिए निकले हुए थे, चिड़िया का शोर सुनकर एक डाल पर बैठ जाते हैं। बादल, वो देखो छोटी चिड़िया, आज तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। नदी का बहाव बहुत तेज है, देखना वो छोटी चिड़िया तिनके की तरह बह जाएगी। खुद को बहुत सियानी समझती है, देखना आज